एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। पेपर 2 की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, यानी कि जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सीरीज है। जब एजुकेशन में नेट की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे एमएड कर रहे हैं, एमए एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि नेट में वही सिलेबस होता है आपका। यानी कि जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बच्चे एमएड करके आए हैं या एमए एजुकेशन करके आए हैं, तो उन सभी के लिए सीरीज आप कॉमन सीरीज मान सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सिलेबस है वो मैं नेट के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी की। उससे पहले हम सांख्य फिलॉसफी और योगा फिलॉसफी दोनों को डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। पहले यूनिट का सिलेबस यहाँ पर मैं हर एक टॉपिक के साथ इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम वेदांत फिलॉसफी को समझेंगे। ठीक है, फिर आपका जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला टॉपिक है, इसमें 5 दर्शन आपको दिए हुए हैं: सांख्य, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि ये सांख्य, योग और वेदांत फिलॉसफी ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का, तो वो देखिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में कौन कौन सी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ जाएंगी और अनऑर्थोडॉक्स में कौन कौन से आ जाएंगे। ठीक है, तो सांख्य, योग और वेदांत ये ऑर्थोडॉक्स में आएंगे और अनऑर्थोडॉक्स में आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म आ जाएगा। आई होप कि पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी की। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि वेदांत फिलॉसफी, मैं कोई फिलॉसफर नहीं हूँ, एज अ टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में आप लोगों को करवा रही हूँ, तो एज ए टॉपिक मैं वेदांत फिलॉसफी को आप लोगों को करवा रही हूँ। देखिए, वेदांत फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो वेदांत क्या है? इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फिलॉसफिकल ट्रेडिशन इन इंडिया एंड हैज इट्स रूट्स इन द उपनिषद, ऑफन रिफर टू एज द हिमालयास ऑफ द सोल। देखिए, ऊपर ही टाइटल में ही मैंने लिखा है वेदांत द हिमालयास ऑफ द सोल, यानी कि वेदांत को आत्मा का हिमालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये एक मेटाफर यूज किया गया है वेदांत फिलॉसफी के लिए, बहुत ही पॉपुलर मेटाफर है। कई बार पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि भी कौन से दर्शन के लिए द हिमालयास ऑफ द सोल का यूज किया जाता है, ये मेटाफर यूज किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? वेदांत फिलॉसफी के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से हिमालय जो है पृथ्वी का बहुत ही ऊंचा और राजसी पर्वत है, उसी प्रकार से वेदांत फिलॉसफी क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की शिखर पर है। ठीक है, इसलिए इसको आत्मा का हिमालय कहा गया है। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज के टॉप पर माना गया है वेदांत फिलॉसफी को। और इसकी जड़ें कहां से आती हैं, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? उपनिषद से। इसलिए एक तरह से ये जो उपनिषद है उनको ही वेदांत कहा गया है। पहले उपनिषद कहा जाता था, उसके बाद वेदांत यूज किया जाने लगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उपनिषद हैं वो वेदों के लास्ट में आए, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द वेदास। ठीक है, तो इसलिए इसको वेदांत या उपनिषद भी कह सकते हैं, या उत्तर मीमांसा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आई होप कि वेदांत द हिमालयास ऑफ द सोल, यानी कि वेदांत के लिए हिमालयास ऑफ द सोल का मेटाफर क्यों यूज किया जाता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसकी मीनिंग से शुरुआत करते हैं। मतलब क्या है वेदांत का? वेदांत, वेद अंत का मतलब वेदों के अंत में जो आया, एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, यानी कि जो वेदों के अंत में आए, यानी कि वेदों की जो फाइनल टीचिंग थी उसको वेदांत कहा गया है। ठीक है, द एंड ऑफ द वेदास और द फाइनल टीचिंग्स ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर, यानी कि वैदिक स्क्रिप्चर की जो फाइनल टीचिंग थी उसको वेदांत कहा गया है। एक प्रकार से उपनिषदों की बात की गई है, उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूं। और ये किस पर फोकस करता है? फिलॉसफी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई है वेदांत फिलॉसफी में। अब वेदांत फिलॉसफी का टेक्स्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि की कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? बादरायन। ठीक है, बादरायन सिस्टमाइज द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स इनटू द वेदांत सूत्र, आल्सो कॉल्ड ब्रह्म सूत्र। ठीक है, यानी कि बादरायन के द्वारा उपनिषदों की जो टीचिंग थी उसको सिस्टमाइज किया गया, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा गया वो क्या था? वेदांत सूत्र। जैसे कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखा, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उसी तरह से बादरायन ने वेदांत सूत्र लिखा, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। और एक नाम और है शारीरिका सूत्र। ठीक है, इसको शारीरिका सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो की कंट्रीब्यूशन किसका है? बादरायन का है। अब टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इंपोर्टेंट टेक्स्ट में एक तो हमने देखा कि मेन क्या है? वेदांत सूत्र, जिसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? बादरायन के द्वारा। और दूसरा और इंपोर्टेंट टेक्स्ट क्या है? विवेक चूड़ामणि, जो कि आदि
आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया। आदि शंकराचार्य का नाम भी बहुत अहम है वेदांत फिलॉसफी में, ठीक है, जो कि अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांत फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पहला ही जो क्लासिफिकेशन मिलेगा अद्वैत वेदांत, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा ही दिया गया है। तो उनका नाम भी बहुत अहम है। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सा टेक्स्ट है, विवेक चूड़ामणि, किसके द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। अब देखिए वेदांत का मतलब क्या है, द एंड ऑफ द वेदास, यानी कि जो वेदों के अंत में आए। तो वेदों के बारे में भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वेद क्या है, वेद का मतलब क्या है। वेद का मतलब क्या है, श्रुति, यानी कि जो सुनने से संबंधित है। वेदास आर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कंसीडर्ड स्कैर्ड एंड इटर्नल, यानी कि जो शाश्वत है, पवित्र है, जिनको ब्रह्मा के शब्द माना गया है। मीनिंग ऑफ द श्रुति, यानी कि वेद या श्रुति का मतलब क्या है, हार्ड, यानी कि सुनने से संबंधित है। इसमें क्या होता था, जो नॉलेज होती थी वो ओरली पास आउट की जाती थी, कि भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो नॉलेज रिवील की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ बोलकर, सुनाकर की जा रही है, ठीक है। डिवीजन की अगर हम बात करें तो वेद 4 होते हैं, हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि भाई ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, इसमें क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है। ऋग्वेद में क्या है, कंटेन्स मंत्रास एंड प्रेयर्स, यानी कि मंत्र और प्रेयर से रिलेटेड है। जैसे कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, इनकी स्तुति की गई है, ठीक है, यानी कि मंत्र और प्रेयर्स है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यानी कि जो भी रिचुअल्स और सेरेमनीज को परफॉर्म किया जाता था तो उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि भाई किस तरह से इनको परफॉर्म करना है। तीसरा है सामवेद। सामवेद को जो है एक तरह से संगीत से रिलेटेड हम मानते हैं, मेलोडीज एंड चैंट्स, संगीत से रिलेटेड है ये सामवेद। ड्यूरिंग सिंगिंग इन द रिचुअल्स, यानी कि जो रिचुअल्स वगैरह होते थे तो उसमें जो सिंगिंग होती थी, ठीक है, सिंगिंग से रिलेटेड है सामवेद। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, मैजिक स्पेल्स एंड प्रैक्टिकल विजडम से रिलेटेड है। जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और प्रैक्टिकल विजडम, एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड है अथर्ववेद। तो एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कंक्लूड करके कि भी ऋग्वेद क्या है, एक प्रेयर बुक है, ठीक है। यजुर्वेद एक रिचुअल गाइड है, सामवेद एक हिम बुक है सिंगर्स के लिए, और अथर्ववेद एक प्रैक्टिकल गाइड है एवरीडे प्रॉब्लम्स के लिए। आई होप कि 4 वेद होते हैं, चारों के अंतर्गत क्या क्या होगा ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये जो 4 वेद हैं इनको सब डिवाइड किया गया है। हर वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं, पहला है संहिताएं, ठीक है, संहिताज हम कहेंगे और हिंदी में कहेंगे संहिताएं। ये इसमें क्या है, मंत्र और बेनिडिक्शंस, यानी कि मंत्र और आशीर्वाद से रिलेटेड है। दूसरा है ब्राह्मणास, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें क्या है, कॉमेंट्री ऑन रिचुअल सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस, यानी कि जो भी रिचुअल सेरेमनीज सैक्रिफाइसेस होते थे उनके ऊपर कॉमेंट्री की गई है, उनका पर्पज क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद तीसरा है आरण्यकास, आरण्यक ग्रंथ जिसको हम कहेंगे, टेक्स्ट ऑन रिचुअल सैक्रिफाइसेस एंड सिंबॉलिक मीनिंग, यानी कि जो भी रिचुअल सैक्रिफाइसेस थे उनके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है। जैसे जो भी साधु जंगल में साधना वगैरह करते थे तो उनके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है। इसके बाद फोर्थ है उपनिषद। उपनिषदों में क्या कहा गया है, फिलॉसफिकल एंड स्पिरिचुअल डिस्कशन किए गए हैं। किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। तो हर वेद के 4 भाग हैं, कौन कौन से, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद जो है हर वेद के लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि 4 वेद होते हैं और हर वेद के 4 भाग होते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई जो वेदांत फिलॉसफी है उसका जो टेक्स्ट लिखा गया है वो क्या है, वेदांत सूत्र। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए वेदांत सूत्र की संरचना क्या है। इसमें जो है 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर दिए गए हैं। चारों में क्या क्या है वो बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई पहला चैप्टर में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या। तो देखिए पहला चैप्टर क्या है, समन्वय। समन्वय का मतलब सामंजस्य स्थापित करना। अब किसमें सामंजस्य की बात की गई, किस पर फोकस किया गया है, नेचर ऑफ ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म के चारों ओर, यानी कि जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म की बात की गई है, वो सेंटर में है। पर ब्रह्म क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है जो, ठीक है, नेचर ऑफ ब्रह्म एज द अल्टीमेट रियलिटी, उस पर फोकस किया गया है। इसमें क्या किया गया है, समन्वय किसका किया गया है, रिकॉन्साइल्स वेरियस वैदिक स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्म। अब ब्रह्म के बारे में जितनी भी वैदिक स्टेटमेंट थी उनको रिकॉन्साइल, इकट्ठा किया गया है, उनमें सामंजस्य किया गया है, उनको समन्वित किया गया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, अविरोध, ठीक है। एड्रेसेस ऑब्जेक्शंस टू वेदांत्स व्यू, critics rival theories and explain creation's dependence on Brahm।
यानी कि अब कोई भी चीज होती है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो वेदांत फिलोसफी को जो क्रिटिसाइज किया गया है, यानी कि क्रिटिक राइवल थ्योरीज थी, यानी कि वेदांत फिलोसफी को जो क्रिटिसाइज किया गया है उसके बारे में जो ऑब्जेक्शन थे उनको एड्रेस किया गया है, उनको क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। और साथ ही इसमें कि भाई जो क्रिएशन है, जो नेचर है, वो गॉड के ऊपर किस तरह से डिपेंड है, ब्रह्म के ऊपर किस तरह से डिपेंड है, उस चीज के बारे में भी बताया गया है कि भाई जो इवोल्यूशन है वो गॉड से ही होता है, बाद में चीजें गॉड में ही विलीन हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर है साधना। क्या बताया गया है? डिस्कसेस मेथड्स टू अटेन नॉलेज ऑफ ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म की नॉलेज को अटेन करने के मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। और साथ ही इसमें और कौन से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है? लाइक रीबर्थ एंड मोरल एक्शंस। भाई रीबर्थ और मोरल एक्शंस के कॉन्सेप्ट्स भी इसमें मिल जाएंगे। चौथा चैप्टर है वो क्या है? फला, फल की बात की गई है, यानी कि लिबरेशन। मुख्य जो फल है वो क्या है? लिबरेशन, यानी कि मोक्ष को कैसे अचीव किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेट फ्रूट है ब्रह्म विद्या का। तो लिबरेशन कैसे किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, उसकी बात की गई है। और साथ ही सोल्स जर्नी आफ्टर डेथ एंड फाइनल रिलीज, कि भाई सोल की जर्नी, आत्मा की जो जर्नी है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। आई होप कि 4 चैप्टर हैं वेदांत सूत्र में। पहला है समन्वय, यानी कि ब्रह्म इसमें सेंटर में है, यानी कि जो अल्टीमेट रियलिटी है परब्रह्म, उसके नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। और जितनी भी वैदिक स्टेटमेंट थी ब्रह्म के बारे में उन सबको इकट्ठा किया गया है। दूसरा चैप्टर अविरोध, यानी कि वेदांत फिलोसफी के बारे में जो राइवल क्रिटिक थ्योरीज थी उनके ऑब्जेक्शंस को दूर किया गया है, उनके ऑब्जेक्शन को एड्रेस किया गया है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है साधना, यानी कि जो ब्रह्म की नॉलेज है उसके मेथड्स को डिस्कस किया गया है। चौथा है फल, यानी कि आप लिबरेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मा की जर्नी क्या रहेगी उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांत स्कूल्स। देखिए वेदांत स्कूल्स को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, या इसको ब्रांचेज और सब ब्रांचेज नाम से भी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 स्कूल कौन कौन से हैं? अद्वैत वेदांत, अद्वैत का मतलब जो नॉन ड्यूअलिज्म है। विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म जिसको हम कहेंगे। द्वैत का मतलब दो की बात की गई है, ड्यूअलिज्म है। द्वैत और अद्वैत, ठीक है, यानी कि ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म दोनों तरह से बताया गया है। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध का मतलब प्योर, और अद्वैत का मतलब नॉन ड्यूअलिज्म है। अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य का मतलब इनकंसीवेबल, भेद का मतलब डिफरेंस, अभेद का मतलब नॉन डिफरेंस। तो ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है वेदांत स्कूल्स को। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और अचिंत्य भेद अभेद। अब ब्रांचेज और सब ब्रांचेज से आपको मिलता है। तो पहले जो 3 पार्ट्स है ये क्या है? ब्रांचेज है। ये 4th, 5th और 6th ये क्या है? सब ब्रांचेज है, ठीक है। मेनली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अद्वैत वेदांत क्या कहता है, विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है, द्वैत क्या कहता है, द्वैत अद्वैत वेदांत में क्या बताया गया, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किनके द्वारा इनको दिया गया है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी। अब ये जो वेदांत स्कूल्स हैं इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है? अद्वैत वेदांत। ये क्या है? अद्वैत, अद्वैत का मतलब जो एक है, दो की बात नहीं की गई है, नॉन ड्यूअलिज्म। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, अद्वैत वेदांत कह सकते हैं या अद्वैतवाद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अद्वैत, अब इसके जो प्रोपोनेंट है वो कौन है? आदि शंकराचार्य है। टाइम पीरियड यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक है। अब ये अद्वैत वेदांत में कहा क्या गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल माना गया है वेदांत फिलॉसफी का। अब जब हम आगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी को पढ़ेंगे तो वो भी अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ पाएंगे। तो अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि ब्रह्म इज द ओनली, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म की बात की गई है, यानी कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्म की बात कर रही हूं, ब्रह्मा की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। ब्राह्मण भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, क्या है? ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, ब्रह्म, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्म का मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है, क्या है? ये क्या कहता है अद्वैत वेदांत? ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, यानी कि एक की बात की गई है, नॉन ड्यूअलिज्म है, दो की बात नहीं की गई है, ठीक है। वर्ल्ड क्या है? इल्यूजन है, माया है, यानी कि ब्रह्म ही एक
ओनली वन रियलिटी है, और जो ये संसार है ये क्या है, माया है। ये इनकी फिलॉसफी कह रही है, अद्वैत वेदांत कह रहा है, ठीक है। इग्नोरेंस इज अ रूट कोज ऑफ ऑल सफरिंग्स, यानी कि जितनी भी सफरिंग्स है उनका रूट कोज क्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। रियलाइजिंग ब्रह्म थ्रू ट्रू नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। भाई अगर आपको ब्रह्म का रियलाइजेशन हो जाता है वास्तविक ज्ञान के द्वारा, तो आप लिबरेट हो सकते हैं, मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। और अद्वैत वेदांत कहता है कि आप जीवन मुक्ति यानी कि जिंदा रहते हुए मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इस संबंध को समझा देते हैं कि अद्वैत वेदांत का मतलब क्या है। छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि अद्वैत वेदांत कहता क्या है, ठीक है। अ क्ले पॉट इज टेम्परेरी बट क्ले क्या है, एसेंस है, इज इटर्नल जस्ट लाइक द वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड ब्रह्म इज इटर्नल। भाई एक जैसे मिट्टी है, मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाया तो वो घड़ा क्या है, टेम्परेरी है। मिट्टी तो परमानेंट है, इटर्नल है, ठीक है, वो तो एक एसेंस है। तो इसी प्रकार से जो संसार है वो क्या है, टेम्परेरी है, और ब्रह्म क्या है, इटर्नल है। वास्तविक एक ट्रू रियलिटी क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। आई होप कि अद्वैत वेदांत आपको समझ आ गया होगा कि भाई अद्वैत वेदांत क्या कहता है, यानी कि सिर्फ एक की बात की गई है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। बाकी संसार को इन्होंने माया कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत कह सकते हैं, विशिष्ट अद्वैत भी कह सकते हैं। विशिष्ट का मतलब क्या है, क्वालिफाइड। अद्वैत, अद्वैत का मतलब नॉन ड्युअलिज्म की बात की गई है। ये भी ड्युअलिज्म की बात नहीं कर रहे, एक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट की बात कर रहे हैं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अब इसके जो प्रोपोनेंट है कौन है, रामानुज आचार्य हैं। टाइम पीरियड यहां पर देख सकते हैं। ये जो फिलॉसफी है, यानी कि ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या कहता है, जीवात्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म बट रिटेन्स इंडिविजुअलिटी, ठीक है। यानी कि जो जीवात्मा है, यानी कि एक की ही बात की गई है, पर ब्रह्म की ही बात की गई है, लेकिन जो जीवात्मा, जो सोल है, वो ब्रह्म का एक पार्ट है, और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी उसने रिटेन कर रखी है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, क्वालिफाइड कहा गया है, क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म कहा गया है। यानी कि जो जीवात्मा है उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन किया हुआ है। ये क्या कहते हैं कि भाई संसार रियल है और गॉड का ही एक पार्ट है, इल्यूजन नहीं है। जैसे कि पहले वाले में हमने देखा था कि वो क्या कहते हैं कि ये संसार क्या है, माया है। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद कहता है कि संसार रियल है, गॉड का ही एक क्रिएशन है, इल्यूजन नहीं है। माया इज अ गॉड्स क्रिएटिव पावर, यानी कि जो माया है वो गॉड की क्रिएटिव पावर है। डिवोशन, भक्ति के द्वारा ही आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। लिबरेशन इज अचीव्ड ओनली आफ्टर डेथ। ये विशिष्ट अद्वैतवाद कहता है कि जो लिबरेशन है वो आपको डेथ के बाद ही अचीव होगा, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि जिंदा रहते हुए भी आप लिबरेट हो सकते हैं। अब विशिष्ट अद्वैतवाद को एक एग्जाम्पल से हम समझना चाहें कि भाई इसको विशिष्ट अद्वैतवाद क्यों कहा गया है, तो जैसे एक जस्ट लाइक लीव्स आर पार्ट्स ऑफ अ ट्री but remain distinct, souls are parts of ब्रह्म but retain uniqueness। आई होप ये संबंध समझ आ गया होगा कि भाई जैसे एक पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी पत्तियां होती हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं वो अलग हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग हैं पत्तियां, ठीक है। इसी तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद कहता है कि जो सोल्स हैं, जो आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा का ही पार्ट हैं। जैसे पेड़ का पार्ट क्या है, पत्तियां हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। उसी तरह से जो सोल्स हैं, जो जीवात्माएं हैं, वो ब्रह्म का ही पार्ट है, ब्रह्मा नहीं कहूंगी, ब्रह्म का ही पार्ट है, लेकिन उनकी अपनी यूनिकनेस रिटेन, उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन किया हुआ है, इसलिए इसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है द्वैत। द्वैत का मतलब दो की बात की गई है, ड्युअलिज्म है, ठीक है, दो की बात की गई है, इसलिए इसको द्वैत वेदांत या द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। इसके प्रोपोनेंट कौन है, माधवाचार्य है। टाइम पीरियड यहां पर आप देख सकते हैं। ये क्या कहता है कि भाई ये जो द्वैतवाद है ये क्या कहता है, गॉड, ब्रह्म एंड जीवात्मा, सोल आर सेपरेट इंटिटीज, यानी कि गॉड और जीवात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग, इन्होंने दोनों को अलग अलग माना है, इसलिए दो की बात की है, इसलिए इसको ड्युअलिज्म कहा जाता है। गॉड क्या है, सुप्रीम है, एंड द इंडिविजुअल सोल्स डिपेंड ऑन हिम। भाई जो आत्माएं हैं वो गॉड के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग इन्होंने माना है। वर्ल्ड को इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो संसार है वो रियल है, कोई माया का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहां पर नहीं दिया है। भक्ति के द्वारा, भक्ति भी किसकी बात की उन्होंने, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति के द्वारा
डिवोशन टू विष्णु एंड कृष्णा भक्ति, भाई कृष्ण भक्ति के द्वारा आप गॉड की ग्रेस और लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा की कृपा हो सकती है आप पर और आप लिबरेट हो सकते हैं भक्ति के द्वारा। ठीक है, किस कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति की बात इनके द्वारा की गई है। एग्जाम्पल से इसको हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, यानी कि द्वैतवाद की बात की गई है। लाइक द सन एंड इट्स रेज आर कनेक्टेड यट डिस्टिंक्ट, भाई जो सूरज है, सूरज की जो बहुत सारी रेज हैं, ठीक है, वो सूर्य से कनेक्टेड है लेकिन वो अलग अलग है, दो की बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसको इसी प्रकार से सोल एंड गॉड शेयर अ रिलेशनशिप बट रिमेन सेपरेट, भाई उनके बीच में रिलेशनशिप है लेकिन वो अलग अलग। इसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है द्वैत अद्वैत। द्वैत का मतलब दो, यानी कि ड्यूअलिज्म की बात की गई है। अद्वैत का मतलब क्या है, नॉन ड्यूअलिज्म। तो इसको क्या कहा गया है, ड्यूअलिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म। द्वैत अद्वैत वेदांत, इसके जो प्रोपोनेंट है वो कौन है, निम्बार्क आचार्य। उन्होंने क्या किया, द्वैत और अद्वैत के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। उनका मानना है ब्रह्म एंड जीवात्मा आर बोथ डिस्टिंक्ट एंड यूनाइटेड, यानी कि इस संबंध को, ब्रह्म और जीवात्मा के संबंध को दोनों तरीकों से देखा जा सकता है। द्वैत की जब बात करते हैं तो यानी कि वो अलग अलग है, और अद्वैत की बात करते हैं तो वो यूनाइटेड है, यानी कि आत्मा परमात्मा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको दोनों तरीकों से इस संबंध को देखा जा सकता है। अब वो क्या कहते हैं, द वर्ल्ड हैज 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो संसार है उसमें एग्जिस्टेंस की 3 कैटेगरीज वो बात बताते हैं। कौन कौन सी, पहला है ईश्वर, जिसको गॉड हाईएस्ट रियलिटी कहा गया है। ठीक है, पर ब्रह्म की बात की गई है। दूसरा है चित्त, चित्त का मतलब जो कॉन्शियस सोल है, और अचित, अचित का मतलब जो लाइफलेस मैटर है, उसकी बात की गई है। अब ये चित्त और अचित दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन किस पर डिपेंड है, ईश्वर पर ही डिपेंड है। ये कह रहे हैं कि भाई चित्त और अचित क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वो ईश्वर का ही एक पार्ट है। इस संबंध को, द्वैत अद्वैतवाद के संबंध को अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, लाइक वेव्स इन द ओशन are distinct yet inseparable from the ocean, souls and matters depend on ब्रह्म, यानी कि जो चित्त अचित और ईश्वर की बात की गई है इनके द्वारा, यानी कि भाई एग्जिस्टेंस की 3 कैटेगरीज बताई है, चित्त अचित और ईश्वर। ठीक है, ईश्वर क्या है, हाईएस्ट रियलिटी है, गॉड है, सुप्रीम पावर है। चित्त क्या है, सोल है, कॉन्शियस सोल है, और अचित क्या है, लाइफलेस मैटर है। तो ये चित्त और अचित क्या है, डिफरेंट है, लेकिन गॉड के ऊपर ही डिपेंड है। कैसे, जैसे लाइक वेव्स इन द ओशन आर डिस्टिंक्ट, भाई जो ओशन है उसकी जो वेव्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वो सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेट नहीं कर सकते उनको। ठीक है, सेपरेबल नहीं है। इसी प्रकार से जो सोल और मैटर, यानी कि जो चित्त और अचित है, वो क्या है, डिपेंड ऑन ब्रह्म। ठीक है, चित्त और अचित ब्रह्म के ऊपर ही डिपेंड है। इसके बाद बात करेंगे कौन सा स्कूल है, शुद्ध अद्वैत। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या है, प्योर। अद्वैत का मतलब है नॉन ड्यूअलिज्म, यानी कि प्योर नॉन ड्यूअलिज्म है, एक की बात की गई है, दो की बात नहीं की गई। हिंदी में क्या कहेंगे, शुद्ध अद्वैत वेदांत। अब ये किसके द्वारा दिया गया है, वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया है। क्या कहता है शुद्ध अद्वैतवाद, कि भाई जो ब्रह्म है वो गॉड क्या है, प्योर है, नॉन ड्यूअल है, बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी है, नॉन ड्यूअल है, ड्यूअल की बात नहीं की है। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी है, प्योर है, नॉन ड्यूअल है, अल्टीमेट रियलिटी है। यूनिवर्स एंड सोल्स आर नॉट इल्यूजन, भाई जो यूनिवर्स और आत्माएं हैं वो कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही पार्ट है, रियल पार्ट है ब्रह्म का। कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, कृष्ण भगवान को सुप्रीम गॉड मानते हैं। डिवोशन, भक्ति के द्वारा आप उन मतलब लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, उनके धाम जा सकते हैं, जिसको गोलोक धाम कहा गया है। ठीक है, गोलोक जा सकते हैं। गोलोक का मतलब जो कृष्ण भगवान का शाश्वत निवास है उसको गोलोक कहा गया है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के द्वारा आप गोलोक जा सकते हैं। वर्ल्ड इज अ डिवाइन प्ले ऑफ कृष्णा, यानी कि जो संसार है वो भगवान की ही एक लीला है, उसके द्वारा ही एक लीला रचाई गई है। ठीक है, जस्ट एज अ स्पार्क इज पार्ट ऑफ फायर, सोल्स एंड यूनिवर्स आर पार्ट ऑफ ब्रह्म। जैसे अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि में से जो स्पार्क्स निकलती हैं, ठीक है, जो चिंगारी निकलती हैं, वो उसी का ही एक पार्ट है। इसी प्रकार से जो आत्मा और यूनिवर्स है वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं शुद्ध अद्वैत को। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल कौन सा है, नेक्स्ट है अचिंत्य भेद अभेद। ठीक है, अचिंत्य का मतलब
मतलब क्या है? इनकंसीवेबल। भेद का मतलब क्या है? डिफरेंस। अभेद का मतलब है नॉन डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? इनकंसीवेबल डिफरेंस, नॉन डिफरेंस। अचिंत्य भेद अभेद वेदांत। ठीक है। प्रोपोनेंट कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। अब इसकी फिलॉसफी क्या कहती है अचिंत्य भेद अभेदवाद की? यानी कि अचिंत्य भेद अभेदवाद में क्या कहा गया है कि जीवात्मा इज साइमल्टेनियसली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड यूनाइटेड विद ब्रह्म। यानी कि जब डिफरेंस की बात करें तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। ठीक है। अचिंत्य भेद अभेदवाद यानी कि डिफरेंस की जब बात करेंगे तो जीवात्मा जो है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब हम नॉन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है। कोई डिफरेंस नहीं है जीवात्मा और परमात्मा में, यही इसमें कहा गया है। और इस रिलेशनशिप को इनकंसीवेबल कहा गया है कि भाई जो डिफरेंस और नॉन डिफरेंस यानी कि अचिंत्य है। इनकंसीवेबल क्यों कहा गया है? कि भाई इसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि जीवात्मा और परमात्मा का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनकंसीवेबल है। उसको टोटली अच्छे से आप फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनकंसीवेबल कहा गया है कि भाई उसका आप चिंतन ही नहीं कर सकते, ये इनकंसीवेबल है। अब अचिंत्य भेद अभेदवाद की रिलेशनशिप को हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? कि भाई जैसे अचिंत्य भेद अभेदवाद यानी कि डिफरेंस और नॉन डिफरेंस की बात की है। कैसे? लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन इज अ पार्ट ऑफ द ओशन येट नॉट द ओशन इटसेल्फ। मतलब क्या है कि भाई ओशन में से अगर आप एक पानी का बूंद निकालेंगे तो वो ओशन का एक पार्ट है, लेकिन वो फुल ओशन नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से जो सोल्स हैं वो ब्रह्म से कनेक्टेड है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे ओशन से आपने एक बूंद पानी निकाला तो वो ओशन का ही एक पार्ट है। ठीक है। और वो पानी की बूंद अगर उसी में मिल जाएगी तो क्या है? नॉन डिफरेंस की बात की गई है कि भाई वो उसी का एक पार्ट है। लेकिन वो पानी की बूंद अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर लेती है तो वो क्या आ जाएगा? डिफरेंस की बात आ जाएगी। ठीक है। यानी कि उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर लिया, तो वो इसलिए इसको नॉन डिफरेंस और डिफरेंस दोनों कहा गया है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म और जीवात्मा का संबंध है कि भाई जो जीवात्माएं हैं वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है, उसी में विलीन हो जाती है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। नॉन डिफरेंस की बात की गई है। लेकिन जो जीवात्माएं हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर सकती हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को अगर वो रिटेन कर लेती हैं तो वो डिफरेंस की बात की गई, इसलिए इसको डिफरेंस और नॉन डिफरेंस इनकंसीवेबल कहा गया है। इनकंसीवेबल इसलिए कहा है क्योंकि इस संबंध को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आई होप वेदांत स्कूल्स का ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, यानी कि 6 टाइप कौन कौन से हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी की, यानी कि वेदांत दर्शन का मेटाफिजिक्स क्या कहता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है, एक्जियोलॉजी क्या कहती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने लिखा है शंकराचार्य का तात्विक दर्शन। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी मेटाफिजिक्स, एक्जियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ेंगे वो अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल माना गया है वेदांत फिलॉसफी का। ठीक है। तो अद्वैत वेदांत क्या कहता है? परम वास्तविकता क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एकम सत्य। ठीक है। यानी कि एक ही है, एक सत्य है। क्या है? देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी। क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को ही अल्टीमेट रियलिटी, इटर्नल और अनचेंजिंग माना गया है। वो एक सत्य की बात करते हैं। किसकी? पर ब्रह्म की बात करते हैं। ये संसार क्या है? माया है, एक इल्यूजन है, ट्रू नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल से इस संबंध को समझ सकते हैं। जस्ट एज अ मिरेज लुक्स रियल बट इजंट द वर्ल्ड सीम्स रियल बट इज माया। भाई जैसे रेगिस्तान में जब जाएंगे तो इसकी तुलना मृग तृष्णा से की गई है। जैसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना कि भाई जब प्रकाश की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो आप जब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर पानी है, और जैसे जैसे आप वहां पास जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उसी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मृग तृष्णा से इसको कंपेयर किया गया है कि एक ही सत्य है। वो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? परब्रह्म। संसार क्या है? माया है। इसके बाद बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है शंकराचार्य का। तो नॉलेज की बात की गई है, दो तरह के ज्ञान की बात की गई है, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज दैट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके द्वारा आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। अपराविद्या जो प्रैक्टिकल, जो सांसारिक नॉलेज है एवरीडे लाइफ के लिए, उसको कहा गया है। अब मेथड्स क्या है एक्वायरिंग नॉलेज? 3 मेथड्स, ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो 3 मेथड्स की बात की है, श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण का मतलब सुनने से संबंधित है, यानी कि जो भी टीचिंग और स्क्रिप्चर्स है उसको आप सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। मनन का मतलब उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, उस पर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं जो भी आपने सुना है। निध्यासन का मतलब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी आपने सुना है।
उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस करना, वो क्या है, निध्यासन। तो नॉलेज ज्ञान प्राप्ति के साधन 3 बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निध्यासन। अब देखिए ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है साधना चतुष्टय, यानी कि 4 प्रैक्टिसेस बताई गई हैं आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कौन कौन सी? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक का मतलब कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि भाई आप रियल और अनरियल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन एंड डिजायर्स, भाई आपका चीजों से कोई मतलब जो भी इच्छाएं हैं उनके प्रति आप डिटैच हो चुके हैं। और षट संपत्ति का मतलब कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, विड्रॉवल फ्रॉम वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, सांसारिक चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आपका माइंड और सेंसेस पर कंट्रोल हो गया है। मुमुक्षुता का मतलब इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन, मोक्ष, यानी कि मोक्ष के लिए आपकी गहरी इच्छा है। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज को मतलब बढ़ाने के लिए 4 प्रैक्टिस बताई गई है। कौन कौन सी? कि भाई आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। विवेक मतलब ज्ञान की बात की गई है कि आप चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर सके, क्या सही है क्या गलत है। वैराग्य, डिटैचमेंट होना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीजों से। सठ संपत्ति, आपका माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। मुमुक्षुता मतलब मोक्ष की इंटेंस इच्छा होनी चाहिए। ये जो 4 प्रैक्टिसेज हैं इसके द्वारा आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो एपिस्मोलॉजी यानी कि ज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है, वेदांत फिलॉसफी का आप लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि 2 प्रकार के ज्ञान की बात की है, पराविद्या, अपराविद्या। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए 4 प्रैक्टिस बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं वैल्यूज एंड इथिक्स की बात करते हैं, मूल्य और नैतिकता, नैतिक व्यवहार की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्जियोलॉजी क्या कहता है वेदांत फिलॉसफी का, कि क्या कहता है कि भाई आपकी जो भी ड्यूटीज है उनको आप लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कीजिए। जो भी मतलब इटरनल और यूनिवर्सल सेल्फ को रिकॉग्नाइज कीजिए। सेल्फ कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स एंड फोकस ऑन द माइंड, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिए कि भाई आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो, डिजायर से आपको मुक्ति मिले, आपका माइंड पर आप फोकस कर पाए। जैसे एक एग्जाम्पल से, A disciplined student dedicates their time to studies, avoiding distractions to achieve success। भाई एक जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, डिसिप्लिन स्टूडेंट क्या करता है, अपने टाइम को स्टडीज में यूज करता है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है ताकि उसको सक्सेस अचीव कर सके। इसी तरह से एक्जियोलॉजी कहता है कि भाई आपकी जो भी ड्यूटीज है उनको लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कीजिए और इटरनल सेल्फ यानी कि इटरनल यूनिवर्सल सेल्फ को पहचानने की प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिकॉग्नाइज करने की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप वेदांत फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स, एक्जियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कोश कॉन्सेप्ट की। देखिए वेदांत फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट आता है कोशा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला से आएगा कोश। अब ये पंच कोश की बात की गई है। कोश का मतलब क्या है, यहाँ पर कोश का मतलब सीथ और लेयर, यानी कि आवरण कह सकते हैं या लेयर कह सकते हैं। 5 कोश बताए गए हैं। अब इसमें क्या कहा है कि 5 कोश बताए गए हैं, तो ये क्या कहता है, माया कवर्स द ट्रू सेल्फ विद लेयर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू परसीव रियलिटी। यानी कि माया ने हमारे सेल्फ को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, यानी कि 5 आवरण से कवर किया हुआ है, जिसके कारण हम रियलिटी को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वेदांत फिलॉसफी क्या सजेस्ट करती है कि अगर आप अपने इनकरप्टिबल सेल्फ यानी कि अविनाशी आत्मा को अनकवर करना चाहते हैं, तो आपको इन 5 आवरणों के माध्यम से, ये जो 5 कोशास, 5 सीथ, 5 लेयर्स की बात की गई है, इनके द्वारा आपको अपने अंदर ही यात्रा करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अंदर दर्शन की बात की गई है, इनवर्ड जाना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तभी आप इनकरप्टिबल सोल को अनकवर कर सकते हैं। जैसे लाइक पीलिंग एन ऑनियन लेयर बाय लेयर टू रीच इट्स कोर। भाई जैसे ओनियन होती है ऐसे उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है, बीच में क्या है, कोर। तो ये कोर को तभी आप अनकवर कर सकते हैं जब आप पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं ओनियन में, उनको अगर आप हटाते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, कोर, ठीक है। तो इसी तरह से वी मस्ट गो थ्रू द कोसाज, इन कोसाज के थ्रू हम अपने भीतर यात्रा करके डिस्कवर आवर ट्रू नेचर, अपने इनर सेल्फ को पहचान सकते हैं। अब इस इमेज के द्वारा आप ये 5 लेयर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग लेयरिंग दिखाई दे रही होगी। तो जो सबसे बाहरी वाली लेयर है वो क्या है, अन्नमय कोश, ठीक है। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और लास्ट वाला है आनंदमय कोश, ठीक है। तो ये जो 5 कोश बताए गए हैं इनको हम एक बार 1 by 1 समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है
फिजिकल बॉडी यानी कि अन्नमय कोश, ठीक है, भौतिक शरीर या अन्नमय कोश इसको कहेंगे। अन्न का मतलब जो भोजन से निर्मित है, ठीक है, जो फूड से बना हुआ है। तो ये जो शीथ है, ये लेयर रिप्रेजेंट करती है हमारी फिजिकल बॉडी को, जो कि फूड से नरिश्ड है, ठीक है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा गया है। सबसे जो बाहरी आवरण है, जो हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, इसको कहा गया है अन्नमय कोश, जिसमें हमारे ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज स्किन आ जाएंगी। जैसे द बॉडी वी सी एंड टच इज द अन्नमय कोश इज द मोस्ट टेंजिबल लेयर। सबसे बाहरी आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारी बॉडी है, उसको कहा गया है अन्नमय कोश। इसके बाद नेक्स्ट कोश क्या है? नेक्स्ट है एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब क्या है कि जो हमारे प्राण है, हमारी लाइफ एनर्जी है, सांसें हमारी, जिसके कारण हम जिंदा है, उसको रिप्रेजेंट करता है प्राण, ठीक है। रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। प्रैक्टिसिंग प्राण में ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प रेगुलेट एंड डायरेक्ट दिस एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी को आप रेगुलेट कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणों से रिलेटेड है। Feeling energized after deep breathing exercises is due to the balance of the प्राणमय कोश, यानी कि आप डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, उसके द्वारा अपने इस कोश को एनर्जाइज कर सकते हैं, प्राणमय कोश को, ठीक है। हमारे लाइफ एनर्जी से रिलेटेड है, प्राणों से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेंटल बॉडी या मनोमय कोश, ठीक है। मनोमय यानी कि जो हमारे मनस, माइंड से रिलेटेड है, जिसमें हमारे थॉट्स, इमोशंस और नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स हाउ वी प्रोसेस, किस तरह से हम थॉट्स को, इमोशंस को, सेंसेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड है? मनोमय, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। जब कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो उस टाइम कौन सा कोश काम कर रहा है? मनोमय कोश, यानी कि माइंड से रिलेटेड है। इसके बाद चौथी लेयर क्या है? विजडम बॉडी, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे? विज्ञानमय कोश, ठीक है, जो कि विज्ञान का मतलब होता है डीप नॉलेज और विजडम, ठीक है। विज्ञानमय भी कह सकते हैं, विज्ञानमय हिंदी में कहेंगे, ठीक है। विज्ञान का मतलब जिसको काफी गहरी नॉलेज है, विजडम से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमारी हायर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, इनर नॉविंग आ जाएगी, कि आप अंदर की तरफ झांक रहे हो, ठीक है। हायर इंटेलिजेंस, जहां पर आपको इंट्यूशंस महसूस होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे माइंड से नीचे वाली स्टेज होती है। द क्लैरिटी यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेडिटेशन इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द विज्ञानमय कोश, यानी कि विज्ञानमय कोश के द्वारा ही जब आप डीप मेडिटेशन करते हैं, तो चीजों की क्लैरिटी आपको महसूस होती है। तो वो किस कोश के अंतर्गत आएगा? विज्ञानमय कोश हिंदी में हम कहेंगे। इसके बाद जो लास्ट कोश है, वो क्या है? ब्लिस बॉडी, जिसको हम आनंदमय कोश कहेंगे, ठीक है। आनंद का मतलब ब्लिस और जॉय। दिस लेयर इज द डीपेस्ट एंड रिप्रेजेंट्स प्योर हैप्पीनेस एंड कॉन्टेंटमेंट, यानी कि जहां पर आप फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, मतलब एकदम समाधि की अवस्था में आप पहुंच गए हैं, ब्लिस की अवस्था में, बिल्कुल आनंदमय अवस्था होती है, ठीक है। द आनंदमय कोश कनेक्ट्स अस टू आवर हाईएस्ट सेल्फ वेयर वी फील ट्रू फ्रीडम एंड जॉय। तो ये जो आनंदमय कोश है, सबसे हमारे इनर सेल्फ के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? आनंदमय कोश, जिसके द्वारा आप इनर सेल्फ को क्या कर सकते हैं? इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी फ्रीडम, मतलब आप जॉय महसूस करेंगे, ब्लिस की अवस्था में होंगे, ठीक है। अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ पीस ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन रिफ्लेक्ट दिस कोशा, यानी कि जब जो कोई बहुत बड़ा योगी है समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको बिल्कुल मतलब एकदम आनंदमय की अवस्था में पहुंच जाता है, आनंद की अवस्था में वो पहुंच जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई भान नहीं रह जाता उसको, समाधि की अवस्था में पहुंच जाना। तो ये सबसे लास्ट वाला कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ इमेज में भी देख लेंगे, ये क्या है? हमारा सेल्फ है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय, उसके बाद विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ठीक है। ये हमारा ट्रू सेल्फ है। तो कैसे जो इनर सेल्फ की तरफ हम कैसे जा रहे हैं? यानी कि ग्रोस बॉडी से सटल बॉडी, यानी कि अंदर, इनवर्ड हम यात्रा कर रहे हैं, ग्रोस बॉडी से अंदर की तरफ, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि वेदांत फिलॉसफी में ये जो कोश का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो 5 आवरण, 5 लेयर बताई गई हैं, एक के बाद एक, इनको हटाकर ही आप इनर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो कोश है, यानी कि जो 5 आवरण है, ये चेंजेबल है, ठीक है। दे इवोल्व एंड ट्रांसफॉर्म विद टाइम, टाइम के साथ साथ ही इवोल्व होते रहते, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो सेल्फ, जो आत्मा है, वो अनचेंजिंग है, इटर्नल है, अनटच्ड बाय दीज लेयर्स, इन जो लेयर से अनटच है। अब जर्नी इनवर्ड, यानी कि जो आप अपने भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि भाई आप एक के बाद एक आवरण को अगर आप हटाते चले जाएंगे, तो आप मोक्ष को अचीव कर सकते हैं, यानी कि आप
अपने इनर सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक जितना भी हमने वेदांत फिलॉसफी में पढ़ा है वो सब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी और एजुकेशन की, ठीक है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, क्या कहती है वेदांत फिलॉसफी एजुकेशन के बारे में। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यानी कि एजुकेशन होनी ऐसी होनी चाहिए जो डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाए, ठीक है। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, इग्नोरेंस को रिमूव करे और नॉलेज को बढ़ाए। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चों की पर्सनल और पोटेंशियल ग्रोथ पर फोकस किया जा सके। नेचर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये नेचर की बात करते हैं कि भाई जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे तो उससे आप सामंजस्य बैठा पाएंगे, यानी कि लर्न फ्रॉम नेचर एंड लिव इन हार्मोनी विद इट। नेक्स्ट है रिलीजियस सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन जो बच्चों में मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंक्रीज करे, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ माइंड, यानी कि फोकस ऑन विजडम, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। भाई ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे, डिसीजन मेकिंग की क्षमता उनमें पैदा हो, ठीक है। तो वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये कुछ एम्स बताए गए हैं एजुकेशन के। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन, नेचर ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिलीजियस सेंटर्ड होनी चाहिए, एजुकेशन ऑफ माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। भाई मेथड कैसे होनी चाहिए, टीचिंग मेथड कैसे होनी चाहिए। तो इन्होंने जो है ओरल का मतलब मौखिक और चिंतन, थिंकिंग से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि लर्निंग थ्रू लिसनिंग। भाई क्या होता है कि भाई आप ओरल मेथड्स का भी प्रयोग कीजिए और थिंकिंग से जो आपकी डीप रिफ्लेक्शन को बढ़ाए उससे भी रिलेटेड मेथड्स होनी चाहिए, जो कि आपकी मतलब सुनकर भी आप ज्ञान को अर्जित करें और एनालाइज करके भी। इसके अलावा उन्होंने कहा इंटरेक्टिव टेक्निक्स, भाई क्वेश्चन आंसर सेशंस होने चाहिए, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस तरह के इंटरेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोचेज जैसे ऑब्जर्वेशन और लर्निंग बाय इनसाइट्स, इस तरह के मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि मौखिक, थिंकिंग, इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात ये करते हैं। इसके बाद रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, यानी कि गाइड। भाई टीचर कैसा होना चाहिए, गाइड, मेंटर, पेरेंट, रोल मॉडल और फ्रेंड, इन सब के रूप में होना चाहिए। गाइड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को नॉलेज को नेविगेट करने में उनकी हेल्प करे। मेंटर की बात करें तो इंस्पायर और मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को। पेरेंट की तरह उनकी मतलब वेलबींग करे। रोल मॉडल सेट यानी कि एग्जाम्पल सेट करे गुड करेक्टर का, और एक फ्रेंड की तरह उनको इमोशनली भी सपोर्ट करे, ठीक है। तो गाइड, मेंटर, पेरेंट, रोल मॉडल और फ्रेंड की तरह एक टीचर का रोल होना चाहिए। इसके बाद करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम के बारे में क्या कहते हैं, भाई करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों तरह की नॉलेज को कंबाइन करके मतलब बच्चों को दिया जा सके, यानी कि पराविद्या अपराविद्या को दोनों को कंबाइन करके बच्चों को पढ़ाया जा सके, यानी कि बैलेंस एजुकेशन होनी चाहिए। भाई जो स्पिरिचुअल नॉलेज को भी बढ़ाए और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ाए। पराविद्या का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, तो इसमें कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे लिटरेचर हो गया, रिलीजन, फिलॉसफी, प्रैक्टिस। भाई जो योगा फिलॉसफी में हमने देखा था, जो अष्टांग मार्ग की बात की थी, यम, नियम, आसन, इन सब की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपराविद्या की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, मेडिसिन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जो वेदांत फिलॉसफी कहती है कंबाइनिंग योगा, स्पिरिचुअल एंड मैथमेटिक्स, यानी कि स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज को कंबाइन करके बैलेंस एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। के बाद अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा, भाई डिसिप्लिन जरूरी है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर सकते हैं, सेल्फ, ठीक है। स्ट्रिक्ट और सॉफ्ट दोनों तरह के, यानी कि बैलेंस होना चाहिए डिसिप्लिन। ट्रू डिसिप्लिन की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति जो है कंसंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, ठीक है। तो डिसिप्लिन की बात ये करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, स्ट्रिक्ट और सॉफ्ट दोनों तरह का, मतलब एक बैलेंस डिसिप्लिन होना चाहिए। रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल कैसा होना चाहिए, फॉलो ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ को फॉलो करे। बी ऑनेस्ट एंड परस्यू नॉलेज सिंसियरली, भाई जो भी नॉलेज है उसको अच्छे से सिंसियरली परस्यू करे। डिवोशन टू टीचर, टीचर के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, टीचर की जो रिस्पेक्ट करे, जो भी ओबे करे उनके रूल्स को। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मेंटेन डिसिप्लिन इन लाइफस्टाइल। कंसंट्रेशन यानी कि फोकस फुली ऑन लर्निंग, अपनी लर्निंग पर फोकस करें। इसके बाद स्कूल की अगर हम बात करें तो वेदांत फिलॉसफी कहती है कि नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो गुरुकुल और आश्रम्स का फेवर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट स्टेड एट टीचर्स होम लर्निंग इन अ सिंपल नेचुरल एनवायरनमेंट। गुरुकुल्स फोस्टर्स क्लोज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फोकसिंग ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। भाई टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी
बेहतर बनेगा जब वो बच्चे आश्रम में रहते हैं, अपने गुरुओं के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरह से होता है। तो नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं, ये इनकी गुरुकुल और आश्रम में एजुकेशन दी जानी चाहिए। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, भाई वेदांत फिलॉसफी कहती है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वैदिक एजुकेशन सिस्टम इक्वलिटी को प्रमोट करता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ कास्ट, क्रीड, कलर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, यानी कि उनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल दोनों को ग्रोथ, दोनों तरह की ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों की। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा कि भाई डिसिप्लिन भी, वैदिक एजुकेशन सिस्टम डिसिप्लिन की भी बात करता है, और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर किस पर इंपरसाइज करता है? पीस, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड विच इन्फ्लुएंस द करिकुलम, ठीक है। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि पीस, ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इंक्रीज करें, ठीक है। इस तरह के चीजें करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं कि भाई बच्चों को कॉमर्शियल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत एसेंशियल है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में बताया गया, ठीक है। तो कमर्शियल एजुकेशन और वैदिक मैथमेटिक्स दोनों की बात करते हैं। तो ये वेदांत फिलॉसफी का एजुकेशनल इंप्लीकेशंस है कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जो सेल्फ सफिशिएंट बनाए, बच्चे डिसिप्लिन में रहे, पीपल टीचर रिलेशनशिप अच्छे होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें, और सब्जेक्ट भी ऐसे होने चाहिए जो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज को ग्रो करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वेदांत फिलॉसफी को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज आपका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज्म को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव कंटेंट यहाँ पर लेकर आती हूँ।